नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्राउंड रिपोर्टर्स। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी ने गोरखपुर में लगाया जनता दरबार, तो लोगों को सीएम योगी ने सुनी फरियाद। संबंधित अधिकारियों को सीएम ने निर्देश दिए हैं, तो समस्याओं को जल्द समाधान करने के निर्देश दिए हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर मौजूद हैं और इस दौरान आज आखिरी दिन है, तीसरा दिन है और इस दौरान जनता दर्शन का कार्यक्रम और इस दौरान तमाम जो फरियादी हैं वो जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंचे हुए थे और तमाम फरियादियों की फरियाद सुनते हुए, उनकी समस्याएं सुनते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आए हैं। उनके साथ आम अधिकारी भी मौजूद थे और उनको दिशा निर्देश दिया कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं को दूर किया जाए और बड़ी संख्या में यहाँ पर फरियादी पहुंचते हैं अपनी समस्याओं को लेकर। सीएम योगी आदित्यनाथ जब भी गोरखपुर पहुंचते हैं तो पूर्वांचल समेत उत्तर प्रदेश के कोने कोने से तमाम लोग जो अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के पास पहुंचते हैं और सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में ये जनता दर्शन का कार्यक्रम रखते हैं और इस दौरान बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं और एक एक व्यक्ति की समस्या सुनते हुए खड़े होकर सीएम योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर और उनकी समस्याओं को जानते हुए और उसका निर्देश अधिकारियों को देते हुए कि उनकी समस्याओं को जल्द दूर किया जाए। तो 3 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ हैं। आज तीसरा दिन है और इसके बाद वो वाराणसी के लिए सुबह 11 बजे रवाना हो जाएंगे। तो इन 3 दिनों में कई सारे कार्यक्रमों में सीएम योगी आदित्यनाथ ने हिस्सा लिया। इसके साथ ही कई सारी विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया। तो सीएम योगी जनता दर्शन कार्यक्रम में हिस्सा लेते हुए और इस दौरान सभी मौजूद जनता से उनकी समस्याओं के बारे में जानते हुए और देखिए बड़ी संख्या में फरियादी जो हैं वो पहुंचे हुए हैं और ये तस्वीर भी आपको लगातार दिखा रहे थे जहां जनता दर्शन का कार्यक्रम उन्होंने रखा था। और ज्यादा जानकारी के साथ हरेंद्र हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं गोरखपुर से। हरेंद्र, जनता दर्शन का जो कार्यक्रम है वो उसकी तस्वीर सामने आई। देखिए बड़ी संख्या में जो फरियादी हैं वो पहुंचे हुए हैं और अपनी समस्याओं को लेकर सीएम के सामने रखते हुए नजर आए और तमाम दिशा निर्देश देते हुए भी सीएम योगी आदित्यनाथ नजर आ रहे हैं। अरे तो हम बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में जब रहते हैं तो जनता दर्शन का कार्यक्रम अवश्य लगाते हैं। खासतौर से आज भी उन्होंने बड़े पैमाने पर जनता की समस्या सुनने का काम किया है और बड़े पैमाने पर पूर्वांचल के अनेक जिलों से जनता अपनी समस्या लेकर के मुख्यमंत्री के जनता दर्शन कार्यक्रम में पहुंची हुई थी और उनकी एक एक करके समस्या उन्होंने सुनी है और संबंधित अधिकारी को दिशा निर्देश देने का मुख्यमंत्री ने आज काम किया है। खासतौर से आज जो जनता की भीड़ गोरखनाथ मंदिर में देखने को मिली है, यह बड़े पैमाने पर भीड़ रही है और अधिकारियों को उन्होंने फटकार भी लगाई है। यही नहीं, आपको बता दें कि नगर निकाय का चुनाव है। नगर निकाय के चुनाव को लेकर के भी भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो पार्षदी के टिकट को लेकर के भी आज बड़े पैमाने पर मुख्यमंत्री से मिले हैं कि काफी दिनों से हम काम कर रहे हैं, हमें टिकट चाहिए। उसको लेकर भी मुख्यमंत्री चिंतन मनन किए हैं और लोगों के साथ बैठक किए हैं। तो आज की जो जनता की समस्या रही, खासतौर से जनता की समस्या, कार्यकर्ताओं की समस्या, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुनने का काम किया है। ठीक है हरेंद्र, आप लगातार जुड़े रहिए और भी खबरों पर आपसे अपडेट लेंगे। बढ़ेंगे आगे। सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम भी बता देते हैं। आज वाराणसी दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहने वाले हैं। करीब 11:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम। सुबह 11:50 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा पहुंचेंगे सीएम। तो यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। दोपहर 12 बजे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम होगा। तो दोपहर 1:15 पर काशी विश्वनाथ धाम जाकर दर्शन पूजन करेंगे। दोपहर 1:45 पर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे सीएम। प्रबुद्ध जन सम्मेलन को संबोधित करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ।
तो सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के बाद वाराणसी के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर कई सारे कार्यक्रम हैं जिनमें सम्मिलित होंगे। तो सुबह 11:30 बजे वाराणसी पुलिस लाइन पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो सुबह 11:50 पर रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर सिगरा पहुंचेंगे सीएम। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे कार्यक्रम में शामिल होंगे। 12 बजे ये कार्यक्रम रहने वाला है और जिसमें वो सम्मिलित होंगे। इसके साथ ही साथ करीब 1:15 पर काशी विश्वनाथ धाम में जाएंगे, दर्शन पूजन करेंगे और 1:45 पर डॉक्टर संपूर्णानंद विश्वविद्यालय पहुंचेंगे, जहां पर प्रबुद्ध जन सम्मेलन का आयोजन किया गया है। हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। हरेंद्र हमारे साथ गोरखपुर से लगातार जुड़े हुए हैं। संतोष ओझा हमारे साथ वाराणसी से जुड़ गए। हरेंद्र, सबसे पहले आपके पास आऊंगी, क्योंकि देखिए जनता दर्शन का कार्यक्रम हो चुका है। इसके बाद क्या कुछ कार्यक्रम सीएम का रहने वाला है, क्योंकि वाराणसी के लिए भी रवाना होंगे सीएम? 10:45 पर गोरखपुर से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वाराणसी के लिए रवाना होंगे। उससे पहले कार्यकर्ताओं के साथ, अधिकारियों के साथ इस समय अभी बैठक करने जा रहे हैं जी। और बैठक करने के बाद वह वाराणसी के लिए रवाना होंगे, क्योंकि नगर निकाय चुनाव के साथ साथ गोरखनाथ मंदिर में लगने वाले 1-1.5 माह तक खिचड़ी मेले का भी अगले महीने से शुभारंभ होना है। उसको लेकर के अधिकारियों के साथ बैठक और किस तरह से मंदिर प्रबंधन के जो कार्य समिति के सदस्य हैं उन लोगों के साथ बैठक अभी थोड़ी देर के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे और उन लोगों से फीडबैक लेंगे कि कितनी तैयारी खिचड़ी मेले को लेकर के हो गई है और कितनी बाकी है। उसके बाद 10:45 पर वह वाराणसी के लिए गोरखपुर से रवाना होंगे। बिल्कुल हरेंद्र, और कहीं ना कहीं ये बेहद महत्वपूर्ण बैठक रहने वाली है, क्योंकि देखिए आगे गोरखनाथ मेले में खिचड़ी का मेला लगना, एक भव्य मेला का आयोजन होता है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो व्यवस्थाएं हैं वो भी दुरुस्त होना ही बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही साथ आगे आने वाले निकाय चुनाव को लेकर भी अधिकारियों की तरफ से क्या तैयारी, जनप्रतिनिधियों की तरफ से क्या तैयारी, इसका भी जायजा लेंगे हरेंद्र? देखिए, नगर निकाय चुनाव कल शाम से ही लेकर के भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय कार्यकर्ता हैं, जो जिले के कार्यकर्ता हैं और पूर्वांचल के अनेक जिलों से कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं, क्योंकि टिकट की मांग को लेकर के, व्यवस्था की मांग को लेकर के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को भी की थी और अभी थोड़ी देर के बाद फिर बैठक करने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात रही कि इस बार के खिचड़ी के मेले में हम अपने दर्शकों को सबसे पहले जानकारी दे दें कि वाईफाई की सुविधा मुख्यमंत्री ने कल जिस तरह से डिसाइड की है कि आने वाले श्रद्धालुओं को वाईफाई की सुविधा खिचड़ी के मेले में मिलेगी, उसको लेकर के उन्होंने बैठक की। और दूसरा जो संचार निगम के लोग हैं, नेटवर्किंग के लोग हैं, उनके साथ बैठक की और एक रणनीति बनाई कि आने वाले श्रद्धालु ताकि यहाँ वाईफाई की सुविधा रहे। ठीक है हरेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। संतोष भी हमारे साथ वाराणसी से जुड़े हुए हैं। संतोष, चूंकि गोरखपुर के बाद वाराणसी पहुंचेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ और देखिए कई कार्यक्रम हैं जिसका जिक्र भी हम लगातार कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ सबसे पहले तैयारियां क्या की जा रही हैं अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, कितनी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात, मुख्यमंत्री जब भी आते हैं अधिकारियों के पांव फूले रहते हैं। ये कहा जाए कि वो लगातार कार्यक्रमों की तैयारी में लगे रहते हैं। कमोबेश यही स्थिति बनारस का भी है। अधिकारी लगातार उस क्षेत्र में चक्रमण को तेज कर रखे हैं जहां पे मुख्यमंत्रियों को आना है या जाना है या फिर कार्यक्रम स्थल है। तीसरी जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो ये कि कार्यक्रम स्थल की व्यवस्थाएं दुरुस्त हो, सुरक्षा व्यवस्था जायज हो और यही नहीं, जो मिनट टू मिनट कार्यक्रम है उसको पोर्टफोलियो के हिसाब से उसका पालन भी किया जाए। तो समझा जा सकता है कि अधिकारी पूरी तरीके से चाक चौबंद है, संतुष्ट है इस बात को लेकर कि समय रहते उन्होंने न केवल तैयारी कर ली है बल्कि तैयारी को पूर्ण भी कर ली है। सबसे बड़ी बात जो देखी जा रही है वो कि अधिकारी
इस बात के लिए आश्वस्त है कि उनकी पूरी है तैयारी और निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री के इस आगमन पे कोई भी चूक होने की कोई संभावना नहीं है जी। इसके साथ ही साथ संतोष, देखिए तमाम जो कार्यक्रम हैं वो कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण रखता है, लेकिन क्या अधिकारियों के साथ बैठक करते हुए भी नजर आएंगे? क्योंकि जब भी वाराणसी पहुंचते हैं सीएम, वहां के विकास कार्यों का जायजा जरूर लेते हैं और किसी भी तरह की कोई खामी मिलती है तो उस पर अधिकारियों की क्लास लेते हुए भी सीएम नजर आते हैं। देखिए, निश्चित तौर पे ये कहा जा सकता है कि मुख्यमंत्री का जब भी दौरा होता है तो वो विकास पे ज्यादा ध्यान देते हैं, विकास कार्यों के जगह निरीक्षण न केवल करते हैं बल्कि अधिकारियों से उनका हाल भी जानते हैं। और यही वजह है कि जब हाल जानने के दरमियान उन्हें कहीं भी कोई खामियां दिख तो अधिकारियों का क्लास लगाने से भी नहीं चूकते हैं। ये कहा जाए कि उचित निर्देश देने का भी पूरा ध्यान रखते हैं। आज भी यदि देखा जाए तो निश्चित तौर पे आधिकारिक रूप से अधिकारियों के साथ कोई बैठक नहीं है, लेकिन संभावनाएं ये व्यक्त की जा रही हैं कि सर्किट हाउस पहुंचने के बाद पुलिस लाइन से सर्किट हाउस या फिर जो कार्यक्रम 2 स्थल है रुद्राक्ष और संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय, इन दरमियान अधिकारियों से न केवल ये जायजा लेंगे बल्कि विकास कार्यों के विषय में भी जानने का प्रयास करेंगे। स्थलीय निरीक्षण की बात किया जाए या विकास कार्यों के दौरों की बात की जाए तो इस बार के शेड्यूल में ये कार्यक्रम नहीं है। हाँ, ये जरूर है कि इन 2 कार्यक्रमों के साथ साथ बीच के गैपिंग को दूर करने के लिए इन्होंने काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचना है और वहां पे दर्शन पूजन का कार्यक्रम है जी। ठीक है संतोष, बहुत बहुत शुक्रिया उस जानकारी को देने के लिए। वहीं अब नए साल से यात्रियों को स्मार्ट कार्ड देगा रोडवेज। तो रोडवेज प्रशासन यात्रियों को नए साल से स्मार्ट कार्ड की सौगात देगा। स्मार्ट कार्ड से साधारण से एसी बसों तक के टिकट कराए जा सकेंगे। तो बस अड्डों पर 5 प्रकार के स्मार्ट कार्ड बनाए जाएंगे। स्मार्ट कार्ड का रिचार्ज 50 रुपए में होगा। अगले साल 15 जनवरी तक कार्ड को लॉन्च करने की तैयारी है। तो लखनऊ गाजियाबाद में स्मार्ट कार्ड योजना पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू हो रही है। तो देखिए, लगातार जो रोडवेज बसें हैं उसको हाईटेक करने में लगाया जा रहा है। तो बसों को किस तरह और बस अड्डों को किस तरह और बेहतर और टेक्नोलॉजी से जोड़ने की कोशिश में परिवहन विभाग को। अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता अश्विनी जुड़े हुए हैं। अश्विनी, लगातार जो रोडवेज बस है या बस अड्डे हैं उनको किस तरह तकनीकी से जोड़ा जाए, उसे हाईटेक कैसे किया जाए, ये कोशिश में लगातार प्रदेश सरकार है। और अब देखिए, स्मार्ट कार्ड को लेकर भी एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। अब आप टिकट की जगह स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अब जो परिवहन विभाग की बसें, रोडवेज बसें, उनमें स्मार्ट कार्ड की सुविधा होगी। इस सुविधा को लॉन्च करने के लिए 15 तारीख तक का समय रखा गया है, जिसके बीच में किसी भी दिन ये सुविधा लॉन्च हो सकती है। निश्चित तौर पर ये जो स्मार्ट कार्ड सुविधा होगी अभी पायलट प्रोजेक्ट के तहत लागू हुई है, जो लखनऊ और गाजियाबाद में लागू हुई है। अगर ये अब सफल रहती है तो पूरे प्रदेश में लागू की जाएगी। अक्सर देखा जाता है कि जो बसें होती हैं उसमें कहीं ना कहीं जब यात्री यात्रा करते हैं तो अमूमन पैसे, छोटे पैसों को लेकर के हाय होती रहती है। ये कभी भी आप यात्रा करेंगे तो आपको दिख जाएगा। निश्चित तौर पर इन्हीं चीजों को खत्म करने के लिए, साथ ही साथ जिस तरीके से दिल्ली में स्मार्ट कार्ड चलता है, वहां पर चाहे वो स्मार्ट कार्ड आप मेट्रो में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो स्मार्ट कार्ड आप बसों में परिवहन के इस्तेमाल कर सकते हो। निश्चित तौर से इससे एक तो आदमी को समय बचता है, दूसरी ओर राहत मिलती है कि हाय तौबा नहीं मचता। निश्चित तौर पर अब उसी चीज को यूपी में भी लागू करने के लिए तैयारी की जा रही है। उसके तहत पहला जो पायलट प्रोजेक्ट के तहत लखनऊ और गाजियाबाद को चुना गया है। निश्चित तौर पर जो स्मार्ट कार्ड होंगे, इनमें चाहे एसी की बसें हो या फिर साधारण बसें हो, हर बस का जो है टिकट मिल सकेगा। इसको लेकर के अब लोगों को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ेगी, छुट्टे पैसों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी, जो एक आम बात अमूमन होती थी। निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास उत्तर प्रदेश जो रोडवेज विभाग उसकी ओर से किया जा रहा। कितना सफल रहता है इसके लिए थोड़ा भी इंतजार करना पड़ेगा जी। ठीक है अश्विनी, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। कल से शहीद पथ पर भी चलेगी इलेक्ट्रिक बसें। इलेक्ट्रिक बसें अवध स्टेशन कमता से चलेंगी। अवध स्टेशन स्कूटर इंडिया के लिए चलेंगी बसें। तो बसों का संचालन रोजाना 8:15 से 5 बजे तक होगा। हर 15 मिनट पर शहीद पथ पर इलेक्ट्रॉनिक बस मिलेगी। तो अभी तक शहीद पथ पर सीएनजी की सिटी बसें चल रही थी। और ज्यादा जानकारी के साथ मनीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता। मनीष, आप देखिए, शहीद पथ पर जो बस चलाने का इलेक्ट्रिक बस सेवा मिलती हुई नजर आएगी। जी हाँ, निश्चित तौर से एक बड़ा कदम है उत्तर प्रदेश परिवहन की तरफ से और नगर निगम की तरफ से, जिस तरीके से भारी मांग हो रही थी और देखा जाता है कि जो सिटी बस का संचालन था
जो सीएनजी रहित जो बसें थी उनके संचालन किया जाता, पर वो उस तरह से फ्रिक्वेंटली नहीं होती और ज्यादातर मांग चली थी। क्योंकि आप देखेंगे तमाम चाहे इकाना स्टेडियम हो, चाहे लुलु मॉल हो, चाहे फिनिक्स फिलाडेल्फिया जैसे बड़े मॉल हैं और जो अंचल सोसाइटीज हैं, वहां पे अब लगातार जो आबादी है वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है और लगातार इसकी मांग आ रही थी घर से उस क्षेत्र से कि जो परिवहन का जो है, जो सिटी जो रूट है, उससे कहीं ना कहीं यातायात सुगम किया जाए, उसके लिए की मांग बहुत दिनों से चली थी और अब जाके उसकी मांग पूरी हो गई है। और सोमवार मतलब कि कल से जो 12 दिसंबर है, कल से जो इलेक्ट्रिक सिटी बसें हैं इनका संचालन शुरू होगा। सबसे बड़ी बात है कि सुबह 8:15 बजे से ये बसें शुरुआत होंगी। एक तरफ जहाँ समता चौराहा है और दूसरी तरफ जहाँ स्कूटर इंडिया चौराहा है, वहाँ पे ये दोनों तरफ से बसें चलेंगी और लगातार हर 15 मिनट के अंतराल पे ये बसें लगातार मिलती रहेंगी। और माना जा रहा है जिस तरीके से ट्रायल बेसिस से पहले इनको चलाया गया था लखनऊ में सिटी बसों के दौर पे, तो कहीं ना कहीं वो सफलतापूर्वक रहा था। और जिस तरीके से इलेक्ट्रिक बसें सीएनजी बसों का के ऊपर कहीं ना कहीं उनको रोल ओवर करती नजर आ रही है, उनका जो सुगम यात्रा है जिस तरीके से पब्लिक की तरफ से डिमांड आ रही है, एक बड़ा कदम है और बहुत ज्यादा जो उस क्षेत्र के लोग हैं उनके लिए कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चीज। ठीक है मनीष, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब खबर बागपत से, जहां न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला। कोतवाली से दुष्कर्म के आरोपी के फरार होने का मामला सामने आया था। एसपी बागपत नीरज कुमार जादौन ने की बड़ी कार्रवाई। इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार त्यागी सिपाही को किया लाइन हाजिर। दोघट थाना प्रभारी किरणपाल सिंह को किया लाइन हाजिर। तो एसपी बागपत नीरज कुमार जादौन ने ये बड़ी कार्रवाई की है। तो न्यूज़ वन इंडिया की खबर का असर देखने को मिला है बागपत में, जहां पर दुष्कर्म की घटना सामने आई थी। तो कोतवाली से दुष्कर्म के आरोपी के फरार होने का मामला सामने आया था और इस मामले को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया। तो वही इस पूरे मामले को देखते हुए एसपी बागपत नीरज कुमार जादौन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर देवेंद्र कुमार त्यागी सिपाही को लाइन हाजिर किया है। तो दोघट थाना प्रभारी किरणपाल सिंह को भी लाइन हाजिर किया गया है। तो एसपी के द्वारा ये बड़ी कार्रवाई की गई है, जहां इंस्पेक्टर और सिपाही को लाइन हाजिर किया गया है। और ज्यादा जानकारी के साथ विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, क्या कुछ जानकारी? देखिए, इस पूरी खबर को न्यूज़ वन इंडिया ने प्रमुखता से दिखाया था और इसका असर भी अब देखने को मिला है। एसपी की तरफ से लाइन हाजिर किया गया है। जी, मैं आपको बता दूं, न्यूज़ वन इंडिया के चैनल ने एक बहुत अच्छी खबर दिखाई थी, जिसमें जो खेखड़ा कोतवाली है वहां से एक जो दुष्कर्म का आरोपी था वो वहां से फरार हो गया था। उसके चलते हुए आज बागपत के एसपी नीरज कुमार जादव ने एक बड़ी कार्रवाई की है। जो वहां के प्रभारी निरीक्षक थे देवेंद्र कुमार जो डीके त्यागी थे, उनको वहां से लाइन हाजिर कर दिया गया है। जी, इसके साथ ही साथ विकास, जिस तरह से फरार बताया जा रहा है आरोपी, उसके बारे में कुछ जानकारी मिल पाई है? जो दुष्कर्म का आरोपी था उसको पुलिस ने अपने गिरफ्तार कर लिया है, उसे जेल भेज दिया है। लेकिन एक सबसे बड़ी जो कार्रवाई की गई है ये नीरज कुमार जादव ने की गई है। एक बहुत बड़ी लापरवाही दिखाई गई है जो खेखड़ा कोतवाली की तरफ से दिखाई गई है कि दुष्कर्म का आरोपी सोच के लिए आता है और पुलिस के गिरफ्त में से भाग जाता है। लेकिन ऐसा ये पहली कोई बात नहीं है। बागपत के अंदर इससे पहले भी कैदी भागे हैं और ये कार्रवाई देखने को मिल रही है। जी ठीक है विकास, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। अब मेरठ से खबर है, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ देखने को मिली। महिला से लूट करके भाग रहे बदमाशों से मुठभेड़ हुई है। मुठभेड़ में दो बदमाश शिवम और सचिन को गोली लगी। गोली लगने से दोनों बदमाश गंभीर रूप से घायल हुए। तो दोनों घायल बदमाशों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वारदात के 6 घंटे बाद मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी हुई है। दोनों बदमाशों के आपराधिक इतिहास खंगालने में पुलिस जुटी हुई है। तो एक महिला से लूट के बाद ये बदमाश फरार हो रहे थे, लेकिन 6 घंटे के भीतर ही पुलिस ने इन अपराधियों को पकड़ लिया। लालपुर्ती क्षेत्र अंतर्गत मैदा मोहल्ले में सीबीजेड एक्सट्रीम बाइक पर सवार 2 बदमाशों के द्वारा एक महिला के कुंडल लूटने की घटना कारित की गई थी। इस घटना के संबंध में एक वीडियो भी प्राप्त हुआ है। घटना की गंभीरता को
ध्यान में रखते हुए तत्काल थाना लालकुर्ती पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं थाना प्रभारी लालकुर्ती के नेतृत्व में टीम का गठन किया गया। टीम के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस और सीसीटीवी कैमरों की मदद से बदमाशों को थाना लालकुर्ती क्षेत्र अंतर्गत बुशरी रोड के पास लोकेट किया गया। पुलिस टीम के द्वारा जब बदमाशों की घेराबंदी की गई तो बदमाशों के द्वारा पुलिस टीम पर जान से मारने की नीयत से फायर किया गया। पुलिस पार्टी के द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें घटना में शामिल दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। बदमाशों के नाम सचिन और शिव कुमार हैं, लालकुर्ती क्षेत्र। और हमारे संवाददाता अतुल शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अतुल, पुलिस की तरफ से एक बड़ी कार्रवाई और देखिए एक्टिवनेस भी देखने को 6 घंटे के भीतर इस लूट के अपराधियों को गिरफ्तार किया है पुलिस ने। देखिए, मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र का मामला है, जहां पर पुलिस को खुली चुनौती, दिन दहाड़े लूट कर दोनों अपराधी जो बदमाश हैं वो फरार हुए थे, लेकिन पुलिस ने महज 6 घंटे के अंदर टीम लगा करके टीम गठित कर इनको गिरफ्तार करने का काम किया है। मुठभेड़ में दोनों बदमाश घायल हुए। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर लूट की वारदात जिस तरह से बढ़ती जा रही है, उसी को लेकर के कहीं ना कहीं पुलिस सतर्क हुई है। और उसके बाद कल मेरठ के थाना लालकुर्ती क्षेत्र का ये मामला है, जहां पर जो थाना प्रभारी है नरेश कुमार, उन्होंने तुरंत एक टीम का गठन किया और उसके बाद सर्विलांस और इंटेलिजेंस की टीम के माध्यम से इनका ट्रेस किया गया, जिसके बाद पता चला कि मेरठ के एक चौराहे के पास ये दोनों बदमाश थे। वहां पर इनको जब घेराबंदी कर पुलिस ने गिरफ्तार करने की कोशिश की तो बदमाशों ने फायरिंग की। फायरिंग में जवाबी फायरिंग में पुलिस की फायरिंग से दोनों बदमाश घायल हुए। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। लगातार देखा जाए तो मेरठ की लूट की वारदात पर कंट्रोल करने के लिए पुलिस लगातार इंतजाम कर रही है। पुख्ता से जो बदमाश है उन पर सख्ती से कार्रवाई कर रही है। ठीक है अतुल, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए। और अब खबर गाजीपुर से, जहां पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली है। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने 25,000 के इनामी को गिरफ्तार किया है तो ट्रैक्टर जहर खुरानी गैंग का शातिर अंतर जनपदीय अपराधी गिरफ्तार हुआ है। तो दिलदार नगर थाना के नक्सर हॉल्ट के पास चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई है। तो पुलिस ने 25,000 के अपराधी को गिरफ्तार किया है। ट्रैक्टर जहर खुरानी की गैंग का शातिर अंतर जनपदीय ये गिरफ्तार हुआ है अपराधी। तो चेकिंग के दौरान ये मुठभेड़ हुई, जिसमें पुलिस के हत्थे ये अपराधी लगा। तो गाजीपुर में बदमाश और पुलिस के बीच ये मुठभेड़ देखने को मिली। मुठभेड़ में पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश घायल हो गया। बिजनौर में अज्ञात वाहन की टक्कर लगने से 2 महिलाओं समेत एक मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। मौत की सूचना होते ही मृतकों के परिवार में कोहराम मच गया। आनन फानन में पुलिस मौके पर पहुंची और मृतकों के शवों को सील करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। तो सड़क हादसे में 2 महिला समेत 3 की मौत हो गई है। एक मासूम बच्चे की भी इस दौरान मौत हो गई। तो अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी, जिसके बाद ये बड़ा हादसा हो गया। तो सड़क हादसे में 2 महिला और एक मासूम बच्चे की मौत हो गई है। बिजनौर में पेट्रोल की बोतल में आग लगाकर एक छात्र स्टंट करते वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है स्टंट करते समय छात्र गंभीर रूप से झुलस गया। दरअसल ये पूरा मामला नांगल सोती थाना क्षेत्र का है। स्कूल से बंक मारकर स्टंट करना कुछ विद्यार्थियों को महंगा पड़ गया। एक दूसरे पर पेट्रोल फेंककर स्टंट करने के दौरान एक छात्र झुलस गया। और अब खबर सुल्तानपुर से, जहां पर सिसौड़ा गांव में एक परिवार पर टूटे पहाड़ का कोहराम शांत नहीं हुआ था कि बीती रात आई मौत की दूसरी खबर से मातम पसर गया। बताया जा रहा है कि शुक्रवार सुबह के 2 युवक सड़क हादसे का शिकार हुए हैं। दोनों का लखनऊ में इलाज चल रहा है। शनिवार सुबह एक युवक की मौत हुई। शाम को उसकी चिता जली और रात होते होते दूसरे साथी ने आखिरी सांस ले ली। ये पूरी घटना जयसिंहपुर कोतवाली थाना क्षेत्र की है।
और अब खबर गौतम बुद्ध नगर से, जहां एसीपी के कार्य क्षेत्र में बदलाव किया गया। एसीपी एक सेंट्रल नोएडा अब्दुल कादिर को एसीपी 4 ग्रेटर नोएडा बनाया गया है। तो एसीपी अभिसूचना और सुरक्षा अमित प्रताप सिंह को एसीपी 1 सेंट्रल नोएडा की जिम्मेदारी, एसीपी 4 ग्रेटर नोएडा नितिन कुमार सिंह को कमिश्नरेट मुख्यालय से संबद्ध किया गया। चलिए, इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।